टॉक्सिकोलॉजी और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं टॉक्सिकोलॉजी की। कई तरह की टॉक्सिसिटी होती है, जैसे कि एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी। तो सभी को डिटेल स्टडी करेंगे कि एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है और क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है। उसके बाद आज के इसी लेक्चर में हम जीनोटॉक्सिसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, टेरेटोजेनेसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी को भी डिटेल स्टडी करेंगे। आई रिपीट, जीनोटॉक्सिसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, टेरेटोजेनेसिटी और कार्सिनोजेनेसिटी को। और ये जो टॉपिक्स है जैसे कि एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, साथ ही साथ जीनोटॉक्सिसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, टेरेटोजेनेसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, ये सारे टॉपिक कई मेडिकल सिलेबस में हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बी फार्मेसी, तो बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 5 में ये सारे टॉपिक आपको मेंशन है। यूनिट नंबर 5 जो है फार्माकोलॉजी की, वहां पर आपको बहुत ही डिटेल में स्टडी करनी है पॉइजन और एंटीडोट की। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉइजन क्या होता है, जो कि आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज करे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली मेरी बॉडी में पॉइजन चला जाता है, तो पॉइजन जाने के बाद थोड़े ही दिन में मेरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो चेंज होते जाएंगे, अल्टर होते जाएंगे, डैमेज होते जाएंगे। जैसे कि मेरा सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरे वाइटल ऑर्गन की जो फंक्शन करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। तो इसे हम बोल रहे हैं पॉइजन का असर। अब पॉइजन को अगर खत्म करना है, पॉइजन को अगर हटाना है हमारे शरीर से, तो हमें देना पड़ता है एंटीडोट। नाम से पता लग रहा एंटीडोट, ठीक है। कई पॉइजन्स का एंटीडोट नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है। अभी सिर्फ नाम याद रखो कि सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ेगी जब आपको एंटीडोट नहीं है, और अगर एंटीडोट है तो भी सपोर्टिव थेरेपी दो। मतलब पेशेंट को अच्छा फील कराओ, पेशेंट को खुले एनवायरनमेंट में ले जाओ, पेशेंट को उस टाइम रोने मत दो, क्योंकि रोने से क्या होगा कि उसकी नेजल में म्यूकस का सेक्रेशन बढ़ेगा और उसकी वजह से उसकी नोज जो है ब्लॉक हो जाएगी, वो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है उसका दम घुट जाए, वैसे ही वो मर जाए। तो उसको इमोशनली स्टेबल रखना है, खुले एनवायरनमेंट में रखना है। वो सारी कहानी जो भी सपोर्टिव थेरेपी में आती है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, जहां पर आपको ये सारी चीजें मेंशन है। देखिए सिलेबस देखिए आप, ये है आपका बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 5 का सिलेबस, जहां पर आपको पूछा है प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, डेफिनेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, साथ ही साथ डेफिनेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, टेराटोजेनेसिटी एज वेल एज म्यूटाजेनेसिटी। ये जो म्यूटाजेनेसिटी है ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4 में, जहां पर मैंने म्यूटेशन को बहुत ही डिटेल में समझाया है कि कितने तरह का म्यूटेशन होता है, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसके बाद आपको पॉइजनिंग के बारे में बता रखा है। कई तरह की पॉइजनिंग होती है, जैसे कि आपको मॉर्फिन पॉइजनिंग हो गई, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गई, यहाँ पर दे रखा है देखो, बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग हो गई, लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो उसके लिए आपको कैसे वो पॉइजन फैलता है, कैसे पॉइजन अपना एक्शन शो करता है, फिर हम एंटीडोट जो देते हैं वो कैसे अपना एक्शन शो करता है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा सारा सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझेंगे एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक टॉक्सिसिटी एज वेल एज जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, टेराटोजेनेसिटी और थोड़ा बहुत म्यूटाजेनेसिटी। और इस म्यूटाजेनेसिटी को मैं ऐड कर दूंगा बायोटेक के लेक्चर से, यहीं पे ऐड कर दूंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टॉपिक को नाम से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी, लॉजी मतलब स्टडी, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक एजेंट है, उसकी स्टडी करना। और टॉक्सिक कौन है? पॉइजन। क्या बोल रहे हो आपकी एक्स? अरे वो तो है ही सही भाई, पर पॉइजन की बात चल रही है, ठीक है। टॉक्सिक कौन है? पॉइजन है। तो पॉइजन की स्टडी करना, पॉइजन के नेचर का पता करना,
पॉइजन के इफेक्ट के बारे में पता करना, पॉइजन के टर्मिनेशन के बारे में पता करना, वो सारी चीजें हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी में। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम पॉइजन का नेचर, इफेक्ट, डिटेक्शन एज वेल एज टर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉइजन क्या होता है। पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जिसे अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं तो वो आपकी लाइफ के लिए खतरा होता है, साथ ही साथ वो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को चेंज कर देगा। जो अभी आपका रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव वगैरह जितने भी आपके सिस्टम से जो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, पॉइजन के बाद वो सारे ही चेंज हो जाएंगे, सारे ही अल्टर हो जाएंगे, हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिसको कंज्यूम करने से आपकी लाइफ को खतरा है, रिस्क है, और साथ ही साथ वो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे, उन्हें हम कहते हैं पॉइजन। ये दिख रहा है आपको पॉइजन। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास ड्रग है, तो ड्रग का एक ऑप्टिमम डोज होता है जो कि जरूरी होता है। आपने बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ी है, आपने वहां पर ये वाला ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग होती है अगर वो अपना अच्छा एक्शन दिखाए तो वो होती है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मतलब कि जो आपका ड्रग है अगर उसने अपना सबसे अच्छा एक्शन दिया तो वो ये होगा मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अगर इससे ज्यादा ड्रग का कंसंट्रेशन हो गया बॉडी में तो वो टॉक्सिसिटी करेगा, सीधी सी बात है। तो एक ग्राफ था जहां पे हमने प्लॉटिंग करी थी और हमने देखा था कि ड्रग का अगर आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन चाहिए तो कितना mg रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 600 mg पे आपको बहुत ही अच्छा एक्शन मिल रहा है ड्रग का, और अगर आपने 200 mg से कम दिया तो ड्रग का कोई भी एक्शन नहीं आ रहा। तो ध्यान से सुनो, अगर ड्रग का आपने 200 mg से कम दिया तो कोई भी एक्शन नहीं आ रहा, अगर आपने ड्रग का 600 mg दिया तो एक्शन आ रहा है, और अगर आपने ड्रग को 600 mg से ज्यादा दे दिया तो उसकी बात तो अब टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, तो ड्रग को एक ऑप्टिमम अमाउंट में देना है, एक नॉर्मल, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में देना है। ऐसा नहीं है कि ड्रग है तो ज्यादा दे दो तो जल्दी सही हो जाएगा। ड्रग को अगर आप ज्यादा देंगे तो टॉक्सिसिटी ही करेगा। तो यहाँ पर लिखा है अगर कम देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ड्रग का, पर अगर ड्रग को बहुत ज्यादा दे दिया तो वो टॉक्सिसिटी करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी जान भी जा सकती है। सर एक बात बताइए, आपने बोला पॉइजन लेने पर, तो पॉइजन हम क्यों लेंगे? हम पागल थोड़ी ना जो हम पॉइजन लेंगे। देखो भैया, कोई भी कारण हो सकता है, इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली अगर आप पॉइजन ले रहे हैं तो पॉइजन लेने से आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है चेंज हो जाएंगे, आपको लाइफ थ्रेटनिंग रहता है वो। और ये जो पॉइजन लेने का प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर ये पॉइजन है, तो अगर इस पॉइजन को मैं लेता हूँ तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉइजनिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ पॉइजन। पॉइजन को कंज्यूम करना, पॉइजन का कंजम्पशन करना, उसे हम कहते हैं पॉइजनिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे 2 मार्क्स में कि पॉइजनिंग क्या होती है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ पॉइजन, उसे हम कहते हैं पॉइजनिंग। अब देखो, यहां पर आपको दे रखा है एज पर इनटेक। पॉइजन आप एक्सीडेंटल ले सकते हैं, मतलब कि गलती से आपकी बॉडी में पॉइजन चला गया है तो उसे आप बोलोगे एक्सीडेंटली, मतलब कि अनइंटेंशनली गलती से चला गया। और एक होता है इंटेंशनली, ये बिल्कुल गलत है। देखो, कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन डेथ नहीं होती, सीधी सी बात है। तो ये बिल्कुल बेकार है। अगर आप इंटेंशनली ले रहे हो तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिंदगी जीने में मजा है, खत्म करने में नहीं। ठीक है, तो 2 तरह से है एज पर द इंटेक। अगर मैं बात करूं, एक्सीडेंटल मतलब कि अनइंटेंशनल, एक हो गया इंटेंशनल। दूसरा है एज पर सीवियरिटी। सीवियरिटी का मतलब है कि पॉइजन का इफेक्ट करने का टाइम। जैसे कुछ पॉइजन जो होते हैं बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, कुछ पॉइजन जो होते हैं थोड़ा देर से, और कुछ पॉइजन जो होते हैं धीरे धीरे आपकी बॉडी में इफेक्ट लाते हैं, सिम्टम्स लाते हैं। तो एज पर द सीवियरिटी पॉइजन्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, और यही आपके सिलेबस के पार्ट्स हैं। उसके बाद सोर्स की बात करूं तो पॉइजन आपके हाउस होल्ड से आ सकता है, जैसे कि फिनाइल वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। आप अगर लंबे टाइम तक पीते हैं, बहुत लंबे टाइम तक, 10-20 साल तक रोज कोको कोला या कुछ भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको पॉइजन डेवलप हो सकता है, टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है अल्टर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल से काफ़ी सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल के आप कांटेक्ट में आते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो भी आपके लिए वो टॉक्सिक होते हैं। उसके बाद है मेडिसिनल। अगर आपको डोज जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई 600 mg लो, तो 600 mg ही लेना।
आप अगर मन से 600 की जगह 1200 mg ले रहे हैं, एक बार नहीं दो दो बार ले रहे हैं, तो फिर वो डोज का ओवरडोज हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो एंटी कैंसर ड्रग जो कि कैंसर को सही कर रही है, वो ही कभी ना कभी कैंसर कर भी देती है। सोचो, तो ध्यान से डोज को, प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर फॉलो करें, डोज रेजिमेंट को प्रॉपर मेंटेन करें। तो एज पर द सीवियरिटी की बात करूं तो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी की। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं कांटेक्ट में आ रहा हूं किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के, किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस के। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं और 24 आवर में या तो मैं एक बार या मैं बार बार इस टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ रहा हूं, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी। द टॉक्सिसिटी डेवलप विद इन 24 आवर। यहाँ पर जो टॉक्सिसिटी होती है वो 24 आवर में डेवलप हो जाती है। या तो आप सिंगल एक्सपोजर, मतलब कि एक बार कांटेक्ट में आए हैं, या फिर 24 आवर के अंदर आप मल्टीपल एक्सपोजर भी हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी। मतलब कि 24 आवर का मेरा मतलब है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक बार एक्सपोजर होना या बार बार टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर होना, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होना, उसे कहते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी। और यहाँ पर जो सिम्टम्स आते हैं, जो अनवांटेड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, वो विद इन 14 डेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो इफेक्ट हैं ये सडन इन ऑनसेट हैं, सीवियर इन नेचर हैं, और साथ ही साथ ये जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो जल्दी आ रहा है वो जल्दी चला भी जाएगा, ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। और अगर वीक टॉक्सिन है, मतलब कि मान लीजिए वीक टॉक्सिक सब्सटेंस है, कमजोर है, तो वो ज्यादा कॉन्टेक्ट में आने के बाद हमें टॉक्सिसिटी करेगा। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसके सिंगल एक्सपोजर से ही बंदे को टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ध्यान रखना, अगर कोई वीक टॉक्सिन है तो उसके बार बार एक्सपोजर से होगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन है तो उसके एक बार एक्सपोजर होने से ही आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सीधी सी बात है, कमजोर है तो बार बार एक्सपोजर में आएगा, तब जाके वो असर दिखाएगा। और अगर कोई तगड़ा जहर है, कोई अच्छा जहर है, कोई स्ट्रॉन्ग है, तो वो फटाफट टॉक्सिसिटी दिखा देगा। तो ये सारा आपको लिखना है एक्यूट टॉक्सिसिटी में। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जांपल ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी कि कौन कौन सी टॉक्सिसिटी एक्यूट होती है, तो उसमें है मर्करी पॉइजनिंग। मर्करी पॉइजनिंग, अब इसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रेमर, आपके हाथ पांव धूस सकते हैं, कंपन हो सकते हैं। एक्साइटेबिलिटी बढ़ सकती है सीएनएस की, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ये सारा आपको देखने को मिलता है मर्करी पॉइजनिंग में, जो कि एग्जाम्पल है एक्यूट टॉक्सिसिटी का। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन पॉइजनिंग की। तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है। उसके बाद थ्रोट पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ ईसोफेगस, आपका जो फूड पाइप है उसमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, और आपके स्टूल में, आपके फीकल मैटर में आपको ब्लड देखने को मिलता है। ये सब देखने को मिलेगा क्लोरीन पॉइजनिंग में, जो कि एग्जाम्पल है ये भी एक्यूट टॉक्सिसिटी का। उसके बाद है आपका पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। ये भी एग्जाम्पल किसका है, एक्यूट टॉक्सिसिटी का, जहां पर आपको अगर पेस्टिसाइड आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो रेड स्किन कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, बर्निंग कर देता है, और घाव कटाव कर सकता है, अल्सर कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं सब एक्यूट टॉक्सिसिटी की। तो यहां पर जो ड्यूरेशन है जिसमें आपको सिम्टम्स वगैरह आने लगेंगे, वो है 14 टू 90 डेज आफ्टर एक्सपोजर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, या तो मुझे सिंगल एक्सपोजर हुआ या फिर मल्टीपल एक्सपोजर हुआ, बार बार मैं पॉइजन के कांटेक्ट में आया, तो कांटेक्ट में आने के बाद 14 से 90 दिन के अंदर अंदर मुझे सिम्टम्स आ जाएंगे। उस तरह की टॉक्सिसिटी को हम कहेंगे सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। यहाँ पर लिखा है कि जो एक्सपोजर हो रहा है वो सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, पर एक्सपोजर होने के बाद विद इन 14 टू 90 डेज अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये सब एक्यूट टॉक्सिसिटी कहलाता है। उसके बाद आता है आपका क्रोनिक टॉक्सिसिटी। क्रोनिक टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि 90 डेज से ज्यादा लगते हैं सिम्टम्स आने में। मतलब कि यहाँ पर जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो भी आपका पॉइजन है, जो भी आपको टॉक्सिसिटी कर रहा है बॉडी में, वो धीरे धीरे टॉक्सिसिटी कर रहा है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोको कोला है, कोको कोला नहीं लेता यार, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। अब अगर मैं इसे आज पी रहा हूं तो क्या मुझे कुछ होगा, नहीं होगा। कल पी रहा हूं तो नहीं होगा, 1 महीने तक पीऊं तो, 10 महीने तक पीऊं तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर अगर इसे मैं 5 साल 6 साल लगातार सुबह शाम पी रहा हूं तो फिर मेरे अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन काफी टाइम बाद देखने को मिलता है, कंज्यूमिंग एनी टॉक्सिक मटेरियल स्लोली स्लोली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी टॉक्सिक मटेरियल है आप धीरे धीरे कंज्यूम कर रहे हैं, लंबे समय तक कंज्यूम कर रहे हैं,
उसके बाद आपको असर देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं और एग्जांपल दूं तो आपका सिगरेट, आप जो सिगरेट पी रहे हैं वो एक दिन में अस्थमा नहीं करेगा, वो एक दिन में लंग कैंसर नहीं करेगा, वो एक दिन में सीओपीडी नहीं करेगा, वो एक दिन में एम्फाइसीमा नहीं करेगा। बहुत टाइम के बाद, बड़े लंबे टाइम के बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा, सीओपीडी, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद ड्रग का अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, लंबे टाइम तक कोई एक ड्रग ले रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट आपको टॉक्सिसिटी के रूप में देखने को मिलेंगे। तो ये है आपकी क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो धीरे धीरे फैलती है। धीरे धीरे आप कंज्यूम कर रहे हो टॉक्सिक सब्सटेंस को, तो वो एक साथ फिर टॉक्सिसिटी लेकर आएगा। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपका है जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, टेरेटोजेनेसिटी एंड म्यूटाजेनेसिटी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीनोटॉक्सिसिटी से। तो नाम से पता लग रहा, जीनोटॉक्सिसिटी मतलब कहीं ना कहीं जीन में आ गई टॉक्सिसिटी, मतलब मेरे जेनेटिक लेवल पे टॉक्सिसिटी हो रही है। कितनी खतरनाक टॉक्सिसिटी होगी, क्यों सोचो, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे हो रही है और जीन ही तो सबके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जीन ही तो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, और जीन से ही तो आगे सारी चीजें चलती है। जीन क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो जेनेटिक लेवल पे टॉक्सिसिटी हो रही है, टॉक्सिसिटी जीन में हो रही है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये हो गया जीनोटॉक्सिक, मतलब कि जेनेटिक लेवल पे टॉक्सिसिटी। अब एक वर्ड और है जीनोटॉक्सिसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी का सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई एजेंट है या ये कोई सब्सटेंस है। अब ये जो सब्सटेंस है ना, ये जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस है। कैसा है? जीनोटॉक्सिक, मतलब ये जीन में टॉक्सिसिटी करेगा। तो इसकी एबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटी कि ये कितना अच्छे से टॉक्सिसिटी करता है, उसी को हम बोलते हैं जीनोटॉक्सिसिटी। मतलब कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो एजेंट है, वो कितना जीनोटॉक्सिक नेचर का है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो जीन लेवल पर टॉक्सिसिटी करे। तो उस एबिलिटी को, उस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं जीनोटॉक्सिसिटी। यहां पर लिखा है कैपेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू डैमेज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए सेल। ठीक है सर, ये दोनों टर्म हमें क्लियर हो गई कि जीनोटॉक्सिक का मतलब है कि जीन लेवल पे टॉक्सिसिटी, और जीनोटॉक्सिसिटी का मतलब है कि सब्सटेंस की कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी कि वो कितना अच्छे से डैमेज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो जीनोटॉक्सिसिटी हो रही है, इसमें होता क्या है? हमने ये तो बोल दिया कि जीन लेवल पे टॉक्सिसिटी हो रही है, पर क्या चेंजेस आते हैं? जैसे मान लीजिए ये एजेंट है, जीनोटॉक्सिक एजेंट, ये क्या करेगा? ये जाएगा आपके डीएनए के पास, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज ला देगा, उसके सीक्वेंस जो बेस पेयर होते हैं ना, ATGC, AUGC, डीएनए आरएनए में जो बेस पेयर होते हैं, उनकी सीक्वेंस में चेंज ला देगा, नंबर ऑफ जीन में चेंज ला देगा। सोचो कितना प्रॉब्लमेटिक है ये जो जीनोटॉक्सिक एजेंट है, ये जो एजेंट है, ये जाएगा डीएनए के पास, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा, सीक्वेंस में चेंज कर देगा, जीन के नंबर में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं म्यूटेशन भी हो सकता है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज आना। और अगर आप जेनेटिक लेवल पे चेंज कर रहे हो, अगर आप डीएनए का एक छोटा सा बेस पेयर भी चेंज कर देते हो, जैसे मान लीजिए सीक्वेंस थी CTC, उसकी जगह हो गई CAC, और यहाँ पे थी GAG, उसकी जगह हो गई GUG। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बनेगा, ये बनेगा सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट। तो मतलब आप देख सकते हैं, एक तरफ नॉर्मल आरबीसी बन रही थी, एक तरफ सिकल सेल वाली बन गई। तो एक जेनेटिक लेवल पे चेंज हो रहा है, और ये जो एजेंट होते हैं ना, ये डीएनए की स्ट्रक्चर में, सीक्वेंस में, नंबर ऑफ जीन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर म्यूटेशन होने की बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। साथ ही साथ ये एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन, जो जीन होता है ना, वो या तो एक्टिवेट होंगे या इनएक्टिवेट होंगे, तो ये उसे भी चेंज कर देगा। मान लीजिए कोई जीन था, उसको एक्टिवेट होना था, जरूरी था उसका एक्टिवेट होना, तो ये उसे इनएक्टिवेट कर देंगे। और मान लीजिए कोई जीन था जिसका इनएक्टिवेट होना जरूरी था, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? उसे एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जिसको एक्टिवेट होना था वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसको इनएक्टिवेट होना था वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर जीन में एबनॉर्मलिटीज आएगी। और जीन में एबनॉर्मलिटीज आने के कारण आपको फर्दर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है ये हेरिटेबल भी हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी चला जाए, मतलब कि आपके बच्चे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ होगा, जीनोटॉक्सिसिटी अगर होगी, तो डीएनए का जो रिपेयर होगा वो भी नहीं हो पाएगा। आपको पता है डीएनए बहुत जरूरी है, डीएनए की रिपेयरिंग बहुत जरूरी है, तो डीएनए की रिपेयरिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ जब सेल डिवीजन होता है, तो आपने सुना होगा माइटोसिस, मेयोसिस। तो ये जो माइटोसिस मेयोसिस चलती है, कई बार इसमें क्या होता है कि एक गलत सेल बन जाती है। तो जो ये गलत सेल बन चुकी है, मान लीजिए
इसका डिवीजन सही से नहीं हुआ, ये एबनॉर्मल सेल बन चुकी है, तो इसको किल करने के लिए जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो ये एपोप्टोसिस भी अफेक्ट हो जाता है आपके जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से। तो ध्यान रखना, एपोप्टोसिस अफेक्ट हो सकता है, डीएनए का रिपेयर अफेक्ट हो सकता है, एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन ऑफ जीन अफेक्ट हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चर, सीक्वेंस और नंबर ऑफ जीन में चेंज आया। और ये क्यों आया? क्योंकि जीनोटॉक्सिक एजेंट आया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला कि कई बार ये चेंजेस जो हैं परमानेंट हो जाते हैं और हेरिटेबल भी होते हैं, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये हेरिटेबल हो सकते हैं। और ये जो आपका जीनोटॉक्सिसिटी होता है, जीन लेवल पे टॉक्सिसिटी होता है, ये आपको सोमेटिक सेल एज वेल एज जर्म सेल दोनों में देखने को मिलेगा। जर्म सेल क्या होती है? जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड सेल्स है आपकी, जो कि फ्यूचर जनरेशन में पास आउट होने वाली है, वो होती है जर्म सेल। बाकी सारी नॉर्मल सेल जो होती है वो होती है सोमेटिक सेल्स। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जीनोटॉक्सिसिटी होती क्या है। अब यहाँ पर लिखा है कि ऐसे एजेंट्स जो कि जीनोटॉक्सिसिटी करे वो होते हैं कार्सिनोजन, म्यूटाजन और टेराटोजन। जो हम तीनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जीनोटॉक्सिसिटी के लिए। अब अगर मैं बात करूं जीनोटॉक्सिक टेस्ट की, तो जीनोटॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो देखो। सबसे पहले तो आपको नाम से पता लग रहा है जीनोटॉक्सिसिटी टेस्ट। ये इस तरह का टेस्ट होता है जहां पर आपको पता लगेगा कि जो सब्सटेंस है, जो भी ये एजेंट है, क्या ये जीनोटॉक्सिक है या नहीं है। तो अगर हमें किसी ड्रग का पता करना है, किसी सब्सटेंस का, किसी एजेंट का, किसी मेडिकेशन का पता करना है कि क्या ये ड्रग, क्या ये एजेंट, क्या ये सब्सटेंस, क्या ये मेडिकेशन जीनोटॉक्सिक नेचर का है या नहीं है, तो उसके लिए हम जीनोटॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं। This test is used to determine the ability of a substance or agent that it cause genotoxicity or not। क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, ड्रग लेंगे, ड्रग के साथ जीन को ऐड कर देंगे। अब अगर जीन में चेंज आया, जैसे मान लीजिए जीन में पॉइंट म्यूटेशन हो गया, जीन में जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो गए, जीन में क्रॉस लिंकिंग हो गई, जीन में क्रोमोसोमल नंबर जो है चेंज हो गए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मल बिहेवियर शो आ रहा है, तो उसकी वजह से हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो ड्रग था ये जीनोटॉक्सिक ड्रग था। सीधी सी बात है, हमारे जेनेटिक लेवल पे चेंज हो रहा है, आइदर वो स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, आइदर वो क्रॉस लिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेंथ ब्रेक हो रहे हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये ड्रग किसी काम की नहीं है, बेकार है भाई, ये जीनोटॉक्सिसिटी कर रही है। और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है कॉमेट एसे या फिर सिंगल सेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये वर्ड जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी आपने डिटेल स्टडी करी है बायोटेक्नोलॉजी में, आपको मैं बताता हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते थे, यहाँ पर जो है हम डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते थे। जो डीएनए के फ्रेगमेंट थे वो बड़े बड़े छोटे छोटे अलग होते रहते थे, ठीक है, इस तरह से सेपरेट होते थे। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए डीएनए है, डीएनए के साथ आपने वो एजेंट ऐड कर दिया जिसका आपको पता लगाना है कि ये जीनोटॉक्सिक है या नहीं है, हमें पता लगाना है। तो डीएनए के साथ आपने ऐड कर दिया वो एजेंट जिसका आपको पता लगाना है कि ये जीनोटॉक्सिक है या नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, ये जो एजेंट होगा ये डीएनए को ब्रेक करेगा, सीधी सी बात है। अब ब्रेक अगर नॉर्मल तरीके से कर रहा है, जितने स्ट्रैंड बनने चाहिए थे, जितने फ्रेगमेंट बनने चाहिए थे, उतने ही फ्रेगमेंट बन रहे हैं, तो ये जीनोटॉक्सिक नहीं है, मतलब ये जेनेटिक लेवल पे कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं करेगा। पर अगर इसने बहुत सारे फ्रेगमेंट बना दिए, इसने डीएनए को इस तरह से काटा कि यहाँ पर इसके बहुत सारे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस एजेंट ने जीनोटॉक्सिसिटी शो करी है, इसने गलत तरीके से ब्रेक किया है, बहुत सारे फ्रेगमेंट बना दिए हैं। तो इस तरह से हम पता करते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को हम अलग किससे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट जो बने हैं क्या वो सही बने हैं, गलत बने हैं। अगर सही बने हैं तो आपका एजेंट जीनोटॉक्सिक नहीं है, और अगर गलत बने हैं तो मतलब जो एजेंट आप यूज कर रहे हो आपके डीएनए के साथ वो जीनोटॉक्सिक है, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है ये आप इन विवो कर सकते हो, बैक्टीरिया में, ईस्ट में और मैमेलियन सेल में। आगे चलते हैं, आगे आपका कार्सिनोजेनेसिटी। अब नाम से पता लग रहा, कार्सिनोजेनेसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ एजेंट जो कि कैंसर कोज करे। अभी हमने देखा ना इससे पहले जीनोटॉक्सिसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ एजेंट जो कि टॉक्सिसिटी करे जीन लेवल पर, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी। तो वैसे ही आप पर है कार्सिनोजेनेसिटी, मतलब ऐसा एजेंट, ऐसा सब्सटेंस जो कि एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है कैंसर कोज करने की, कैंसर का कारण बनने की अगर कोई एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है,
तो उसको हम बोलेंगे कार्सिनोजेनेसिटी। अब यहाँ पर दे रखा है कार्सिनोजन, तो कार्सिनोजन तो नाम से पता लग रहा है कैंसर कोजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट, ऐसा मेडिकेशन, ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको कैंसर करे, जो कि आपके कैंसर के चांसेस को बढ़ाए, उसे हम कहते हैं कार्सिनोजन। तो देखो कार्सिनोजन के लिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है कि कार्सिनोजन कुछ इस तरह के एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर को इंड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, या फिर अगर आपको पहले से कैंसर है तो उसका प्रोग्रेशन करेंगे, उस कैंसर को बढ़ावा देंगे। तो या तो ये एबिलिटी टू इंड्यूस कैंसर, या फिर प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर, या फिर एंटी कैंसरस ड्रग के इफेक्ट को कम करके ये कैंसर करेंगे। अब ध्यान से सुन लो, अगर कोई कार्सिनोजन पूछे तो आप किसे बताओगे कि या तो वो कैंसर को इंड्यूस कर देगा भाई, कैंसर करवा देगा, या अगर पहले से कैंसर है तो उसे प्रोग्रेस कर देगा, या फिर अगर आपने कैंसर को सही करने के लिए दवाई ली है तो ये कार्सिनोजन क्या करेंगे, इस दवाई के असर को खत्म कर देंगे, मतलब एंटी कैंसर ड्रग को खत्म कर देंगे, उसके इफेक्ट को कम कर देंगे। ठीक है। अब ये कार्सिनोजन आपकी बॉडी में जाते कैसे हैं, वाया इनहेलेशन, सांस लेने के थ्रू, इंजेक्शन, वाया डर्मली अप्लाइड और इंजेस्टेड, निगलने से, स्किन पर अप्लाई करने से, इनहेलेशन से, इंजेक्शन से, ये कार्सिनोजन आपकी बॉडी में आ जाते हैं। और कार्सिनोजेनिसिटी मैंने आपको पहले बता दिया, एबिलिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो कार्सिनोजेनिसिटी वो दो तरीके से क्लासिफाई की गई है, एक होता है जीनोटॉक्सिक, एक होता है नॉन जीनोटॉक्सिक। नाम से पता लग रहा ऐसे एजेंट जो कि जेनेटिक लेवल पे काम करे, जीन लेवल पे काम करे, डीएनए के लेवल पे काम करे, वो हो गए जीनोटॉक्सिक। और ऐसे एजेंट जो कि डीएनए के लेवल पे काम ना करे, वो हो गए नॉन जीनोटॉक्सिक। तो ये जो आपके कार्सिनोजन से, ये जो आपके कैंसर कोजिंग एजेंट है, ये दो तरह से काम करते हैं, दो तरह से होते हैं, जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस और नॉन जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीनोटॉक्सिक का मतलब होता है कि ये आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि हमने देखा था जीन लेवल पे टॉक्सिसिटी जब ये कर रहे थे तो डीएनए की स्ट्रक्चर में, सीक्वेंस में, क्रोमोसोम के नंबर में ये चेंज ला रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर ये क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी लाएंगे, उसकी वजह से कैंसर होगा। डीएनए में चेंज लाएंगे, डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज लाएंगे, सीक्वेंस में चेंज लाएंगे, डीएनए को डैमेज करेंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजन होते हैं ये डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, सीक्वेंस में चेंज लाते हैं, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज लाते हैं, क्रोमोसोम को एबनॉर्मल बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कैंसर होता है। उसके बाद आता है नॉन जीनोटॉक्सिक। ये कैसे फैलते हैं वो देखो, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि जो जीनोटॉक्सिक होते हैं वो तो जेनेटिक लेवल पे जाके कैंसर कर देते हैं। अब ये जो नॉन जीनोटॉक्सिक होते हैं ये कैसे करते हैं, ये डायरेक्टली डीएनए से तो इंटरेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो नॉन जीनोटॉक्सिक है। तो ये क्या करेंगे, ट्यूमर का डेवलपमेंट कराएंगे। कैसे कैंसर को एनहांस करेंगे, ये ट्यूमर का डेवलपमेंट कराकर। अब वो ट्यूमर का डेवलपमेंट ये कैसे कराते हैं, अफेक्ट कर देते हैं जीन के एक्सप्रेशन को, सिग्नल ट्रांसडक्शन को, सेल के प्रोलिफरेशन को, जिसकी वजह से कैंसर होगा। तो ये किस किस को अफेक्ट करते हैं नॉन जीनोटॉक्सिक, जीन के एक्सप्रेशन को, सिग्नल ट्रांसडक्शन को, सेल के प्रोलिफरेशन को ये अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये ट्यूमर का डेवलपमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक होता है जीनोटॉक्सिक, एक होता है नॉन जीनोटॉक्सिक। अगर मैं टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन की बात करूं कि कैंसर कोजिंग एजेंट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखो कार्सिनोजन का मतलब तो आपको पता ही है, कैंसर कोजिंग एजेंट। तो जैसे वायरस हो गया, वायरस भी क्या करता है, कैंसर करता है। जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, क्या कह रहे हो सर, अरे पेपिलोमा, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि ओरल कैंसर करता है, सर्वाइकल कैंसर करता है। फिर आ गया केमिकल, जो आपके होम के केमिकल है, वर्क के केमिकल हैं, जैसे कि कोल तार हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं उससे भी कैंसर होता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस, जैसे कि आप जो एसी वगैरह यूज कर रहे हैं, फ्रिज वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो ओजोन की लेयर है ना, उस लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। जब ये लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होती रहेगी, ये लेयर जो है छोटी होती रहेगी, तो सनलाइट जो आ रही है उसकी हार्मफुल यूवी रेडिएशन हम पे आएंगी और हम पे कैंसर कर सकती है। तो ये जो यूवी रेज है, ये जो सन से आ रही है, ओजोन की डिप्लीशन होने की वजह से ये भी आपको कैंसर कर सकती है। साथ ही साथ रेडोन रिलीज होता है। सर कब रिलीज होता है, अरे भैया रेडोन रिलीज होता है यूरेनियम के डिके होने पर, टूटने पर। तो उस कंडीशन में ये जो रेडोन रिलीज होता है, ये रेडोन भी हमें कैंसर कर सकता है। उसके बाद है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और पॉल्यूशन। ये जो आप जंक फूड्स खा रहे हो, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, नूडल, चाउमीन, फला, तो ये जो भी आप खा रहे हो ना, तो इसकी वजह से भी आपको
प्रॉब्लम आ सकती है, और पॉल्यूशंस वगैरह की वजह से भी आपको फर्दर आने वाले टाइम पे कैंसर हो सकता है। ये सारे टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस थे जो कि आपको कैंसर कर सकते थे। अब है टेरेटोजेनिसिटी, इसको ध्यान से समझना। 2 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है टेरेटोजेनिसिटी, कई बार 5 मार्क्स में भी आ जाता है, तो मैंने काफी डिटेल में बताया है। टेरेटोजेनिसिटी क्या होते हैं, यहाँ पर देखो जेनेसिटी लगा रखा है, अभी हम पढ़ के आए कार्सिनोजेनेसिटी, उससे पहले हम पढ़ के आए थे जीनोटॉक्सिसिटी, तो सबके पीछे सीटी सीटी लग रहा है, तो मतलब कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी की बात हो रही है। ऐसे एजेंट जो कि एबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं फीटस के ग्रोथ को इनहिबिट करने की। मदर के यूटेरस में जो बच्चा ग्रो हो रहा है, जो बेबी ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे मोरुला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला बनने के बाद वो ब्लास्टोसिस की फॉर्म में जाके यूटेरस से अटैच हो रहा है। अटैच होने के बाद वो प्लेसेंटा से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रोथ को रोकता है कौन, टेरेटोजन। तो टेरेटोजन ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फीटस की ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, साथ ही साथ फीटस में एबनॉर्मलिटीज कोज करते हैं, उसकी डेथ भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्रेगनेंसी की डेफिनेशन इसलिए लिखी हुई है क्योंकि फीटस की बात हो रही है। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जहां पर एक या एक से ज्यादा बच्चे जो हैं डेवलप हो रहे होते हैं, गेस्टेट हो रहे होते हैं वुमेन के यूट्रस में। लाइफ इनसाइड अ लाइफ, सीधी सी बात है, मां के अंदर बच्चा। अब यहाँ पर टेरेटोजन के बारे में बता रखा है कि ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ को रोक देते हैं। ग्रोथ रुकना मतलब उसकी हाइट नहीं होगी सही से, उसके बॉडी डायमीटर चेंज हो जाते हैं, उसके डेवलपमेंट को रोक देते हैं। मतलब कि जैसे किडनी बन रहा है, लंग्स बन रहे हैं, हार्ट बन रहा है, तो ये सही से नहीं बन पाएंगे, अप टू द मार्क नहीं बन पाएंगे, अपना एक्शन सही से शो नहीं कर पाएंगे, अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, जो भी एम्ब्रियो फिटस डेवलप हो रहा है वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट रोक देते हैं एम्ब्रियो या फिर आप बोल लीजिए फीटस का। ठीक है, यहां पर लिखा है कि ये कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर करते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, यहाँ पर उसका बेबी अटैच है प्लेसेंटा के थ्रू, ये बेबी अटैच है, तो ये जो एजेंट होते हैं ना, ये एजेंट जाते हैं इस बेबी में एबनॉर्मलिटीज कोज करते हैं, और जब ये बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा हो सकता है उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो सकता है वो अंधा हो सकता है उसके कान खराब हो, नाक खराब हो सकता है उसका कोई ऑर्गन खराब हो, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगी। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ। उसके बाद आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं टेरेटोजेंस के, जैसे कि ड्रग्स हो गए, मेडिसिन हो गए, केमिकल हो गए, सर्टेन इन्फेक्शन हो गए, टॉक्सिन सब्सटेंस हो गए, रेडिएशंस हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ड्रग्स हो गई, मेडिकेशंस हो गई, केमिकल्स हो गए, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो गया रेडिएशन की वजह से, इन सभी की वजह से बच्चे को खतरा होता है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो कि 100% सेफ हो। देयर इज नो सच ड्रग विच इज कंप्लीटली और 100% सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये ड्रग जो आप ओटीसी लेकर आ रहे हो ना, ओवर द काउंटर, ये भी मत लो, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई सी भी ड्रग ना लें, क्योंकि किसी भी ड्रग के ओवरडोज होने की वजह से या फिर किसी भी ड्रग के लिपोफिलिक नेचर ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे में जा सकता है, माँ से बेबी में जा सकता है और बहुत सारी दिक्कत कर सकता है। जैसे मान लीजिए टेराटोजन है, अब टेराटोजन अगर कम अमाउंट में ले रहे हैं तो शायद वो बच्चे को नुकसान ना भी करे, नुकसान ना हो, पर अगर टेरेटोजन आपने ठीक अमाउंट में लिया तो हो सकता है बच्चे को नुकसान हो जाए नुकसान। पर अगर मान लीजिए टेरेटोजन आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। सीधी सी बात है, अगर बहुत कम लिया तो नुकसान नहीं होगा, ठीक ठीक ले लिया तो नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ले लिया तो डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पर मेरे कहने से क्या मतलब है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल भी टेरेटोजन है, अल्कोहल को कंज्यूम ना करे प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट वुमेन, ध्यान रखो, ध्यान से सुन लो, अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि अल्कोहल प्रूव है कि ये टेरेटोजन है। अब अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन आपने बहुत ही कम लिया है तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा ले लिया है, बहुत ज़्यादा पी चुके हैं तो बच्चे को नुकसान होगा, और हद से ज़्यादा पी रहे हैं, रोज पी रहे हैं, तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, अल्कोहल जो है टेरेटोजन है और ये प्रूव्ड है। यहाँ पर लिखा भी है कि लो डोज में टेरेटोजन लोगे तो कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट नहीं आएगा, इंटरमीडिएट डोज में लोगे तो हो सकता है मेल फॉर्मेशन हो, बच्चे में ऑर्गन में प्रॉब्लम आए, पर अगर हाई डोज में लोगे तो एम्ब्रियो ही किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रूवन टेरेटोजेनिक ड्रग्स, जैसे कि अल्कोहल। यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल की वजह से जो यूट्रस में बच्चा ग्रो कर रहा है ना, वो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है मतलब रुक जाती है, रिटार्डेशन हो जाता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट रोक देता है अगर आपने अल्कोहल को ज़्यादा ले लिया। साथ ही साथ मान लीजिए
वापस चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मदर खड़ी है और मदर के यूटेरस में बेबी जो है ग्रो कर रहा है। सपोज ये यूटेरस है, यहाँ पर ये प्लेसेंटा है और यहाँ पर ये बेबी ग्रो कर रहा है। अब मदर को प्रॉब्लम है कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ACE, जो कि लंग्स में होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो इस एंजाइम को रोकने के लिए इसका इनहिबिटर देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ड्रग्स दी, जैसे कि कैप्टोप्रिल हो गया, ठीक है। ये कैप्टोप्रिल क्या करेंगे, ये ACE इनहिबिटर की तरह काम करेंगे। ये जो एंजाइम है ACE, इसको रोक देंगे। पर और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था महिला का, वो कम भी हो जाएगा। पर एक दिक्कत है कि ये जो ACE इनहिबिटर है, ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ड्रग नहीं लेनी है, शांति से काम लेना है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है। कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ये बच्चे में नियोनेटल हाइपोटेंशन कर सकता है, हाइपर कैलीमिया कर सकता है, इंट्रा यूटेराइन रीनल इनसफिशियंसी कर सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। उसके बाद एक कोकेन। इफ मदर, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन, यूज दिस ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देन इट में लीड टू बर्थ वेट लॉस। बच्चा जो होगा बिल्कुल ही खत्म पैदा होगा। दूसरा, लिम्ब डिफेक्ट। तीसरा, प्री मैच्योरिटी। फोर्थ, फीटल लॉस भी हो सकता है। कोकेन भी नहीं लेना। उसके बाद फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट। देखो, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट आप ले रहे हैं, जैसे कि अमीनोप्टेरिन हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया, तो ये भी फीटस की डेथ करवा सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, कोकेन, आपका AC इनहिबिटर, आपका अल्कोहल, ये सारे प्रूवन टेराटोजेंस है। ये सारे ऐसे ड्रग्स है, ऐसे एजेंट है, ऐसे मेडिकेशन है जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, ये प्रूव्ड है। तो सर क्या करें, क्योंकि प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी है तो माँ बीमार भी हो सकती है, माँ को उल्टी भी हो सकती है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको उल्टी हो सकती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है, उसको BP का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कौन सी ड्रग्स ले, हमें कैसे पता लगेगा? आइए बता देता हूँ, रहा नहीं जाता ना, पता है मुझे तुम सबको काम आने वाला है ये। तो देखो, कुछ ड्रग्स जो हैं अनसेफ रहती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो कौन सी ड्रग्स है यहाँ पर लिखी हुई है। और कुछ ड्रग्स जो कि सेफ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होना बहुत आम बात है। तो आपको उल्टी से बचने के लिए एंटीमेटिक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप ओंडासेट्रोन देते हैं, डोम्पेरिडोन देते हैं, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी अनसेफ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आपको क्या लेना चाहिए, प्रोमेथायाजिन, डॉक्सिलामाइन, डाइसाइक्लोमीन, ये सारा आपको लेना चाहिए। फिर अगर आपको महिला को पेप्टिक अल्सर है तो उस कंडीशन में सिमेट्रिडिन वगैरह मत दो, उस कंडीशन में दो रेनिटिडिन। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी ड्रग नहीं देनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को और कौन सी ड्रग देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं और भी एंटीबैक्टीरियल्स। अब एंटीबैक्टीरियल्स में आप कोट्राइमोक्साजोल मत दो, नहीं तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकता है, वो अनसेफ है। अगर आपको देना है तो आप पेनिसिलिन जी दो, एम्पिसिलिन दो, एमोक्सिसिलिन दो, ठीक है, सिफिलोस्पोरिन दो, इरिथ्रोमाइसिन दो, कई तरह की मेडिकेशन है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है, जैसे अगर किसी को TB का प्रॉब्लम है, मलेरिया का प्रॉब्लम है, एंटीएमेबिक देना, एंटी एलमेंथिक देना, तो कौन सी नहीं देनी और कौन सी देनी है। तो ये आपको काम आएगी, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको काम आएंगे कि कौन से देने हैं कौन से नहीं देने। 4-5 एग्जाम्पल भी आप लिख देंगे तो भी बहुत है। ये देखो, ये बेबी है, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर आपको दिखा रखा है, किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है वो सब बता रखा है, कितने मंथ में बेबी ग्रो हो रहा है, ये सब आपको काम आएगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे तो आना ही है भाइयों। चलो, अब आ जाओ म्यूटाजेनेसिटी। और ये म्यूटाजेनेसिटी ऑलरेडी हम कहाँ कवर कर चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। फिर भी मैं आपको बता दूं, म्यूटाजेनेसिटी, सिटी मतलब एबिलिटी, म्यूटाजन, म्यूटाजन क्या होते हैं, ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो कि म्यूटेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं, और उस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं म्यूटाजेनेसिटी। एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को सब्सटेंस की जो कि म्यूटेशन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको एक म्यूटाजन दिखा रखा है, तो म्यूटाजन क्या होते हैं, जो म्यूटेशन करें। अब ये म्यूटाजन ने क्या करा, म्यूटेशन करा, तो इस म्यूटाजन की एबिलिटी, उसको कहेंगे म्यूटाजेनेसिटी, कि इसमें इतनी एबिलिटी थी, इसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि इसने म्यूटेशन करा। तो देखो, म्यूटेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन का सीधा सा मतलब है कि परमानेंटली चेंज आना जेनेटिक मटेरियल में, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है उसमें एबनॉर्मली परमानेंटली चेंज आना, उसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है, सडन चेंज आ रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का एक लेक्चर ऐड कर देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी म्यूटेशन नाम का लेक्चर है, यूनिट 4 लेक्चर 7, वो मैं यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूँ, जिसमें आपको बता रखा है कि म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, कितने तरह का होता है, कौन कौन से म्यूटेशंस होते हैं, सारी चीज़ें आपको बता रखी है, सारा आपको मैंने
पढ़ा रखा है कि म्यूटेशन के एजेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करवाता हूँ म्यूटेशन को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि म्यूटेशन होता क्या है। तो ध्यान रखना, फिनोटिपिकल चेंज आना, आई रिपीट, कौन सा चेंज? फिनोटाइप में चेंज आना, फिनोटिपिकल चेंज आना, सडन चेंज आ गया एकदम, ठीक है, एक एबनॉर्मल चेंज आ गया, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया, किसमें? फिनोटाइप में। तो देखो यहां पर सडन चेंज आना, अनएक्सपेक्टेड चेंज आना आपके फिनोटाइप में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। सडन, रैंडम, अनएक्सपेक्टेड चेंज आना हमारे फिनोटाइप में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन टर्म है ये दी थी ह्यूगो डी वरीज ने 1901 में। तो अभी मैंने आपको बोला कि म्यूटेशन का मतलब होता है फिनोटाइप में चेंज आना, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है हेरिटेबल फिनोटिपिक चेंजेस। हेरिटेबल का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ठीक है, उसे बोलते हैं हेरिटेबल। तो यहाँ पर क्या हुआ, म्यूटेशन का मतलब हुआ कि फिनोटाइप में चेंज आना, अनएक्सपेक्टेड, रैंडम और सडन चेंज आ जाना, बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाना, ठीक है। और ये टर्म किसने दिया था म्यूटेशन? ह्यूगो डी वरीज ने दिया था 1901 में, और यहां पर बोला गया है हेरिटेबल फिनोटिपिकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूटाजेनिक एजेंट की। तो आप सभी को पता है म्यूटाजेनिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि म्यूटेशन कराएं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूं तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भी एक क्या है, म्यूटाजेनिक एजेंट है, ये भी क्या करवाती है, म्यूटेशन करवाती है। तो हमने ये तो बोल दिया कि म्यूटेशन में फिनोटाइप में चेंज आता है, पर किस तरह से चेंज आता है देखो, या तो सेल डिवीजन इरेगुलर हो जाता है, या फिर क्रॉसिंग ओवर सही से नहीं हो पाती, या फिर कभी कभी ब्रेकेज हो जाती है क्रोमोसोम की। तो या तो सेल डिवीजन सही से नहीं हो पा रहा, क्रॉसिंग ओवर सही से नहीं हो पा रही, स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम, तो उस कंडीशन में म्यूटेशन होता है। देखो आप सभी को पता है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, और हमारा जो क्रोमोसोम वगैरह है, वहां पर थोड़ा सा भी चेंज आना, एक छोटा सा चेंज आना म्यूटेशन करवा सकता है। सारी कोडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सारे बेस पेयर प्रॉपर अरेंज होने चाहिए। अगर बेस पेयर में चेंज आया, कोडिंग में चेंज आया, तो अल्टीमेटली आपका प्रोटीन खराब बनेगा, ये बात ध्यान रखना। और प्रोटीन नहीं तो बॉडी में कुछ भी नहीं, ना सेल की ग्रोथ ना हमारी ग्रोथ। तो आपको ये बात समझनी होगी कि डीएनए का सीक्वेंस, आरएनए का सीक्वेंस, वहां तक के बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम, सब कुछ एक फिक्स्ड अरेंज होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी चेंज आना म्यूटेशन करवा देता है। क्लियर हो गया? तो म्यूटेशन जो टर्म है वो दिया था ह्यूगो डी वरीज ने 1901 में, एक अनएक्सपेक्टेड, एक सडन चेंज आना हमारे फिनोटाइप में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये जो है ट्रांसफरेबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसे हम टर्म देते हैं हेरिटेबल। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर म्यूटाजेनिक एजेंट की लाइन लिख दी कि म्यूटाजेनिक एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन करवाते हैं, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो वो किस तरह से करवाते हैं? इरेगुलरिटीज इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में इरेगुलरिटीज लाकर, क्रॉसिंग ओवर खराब करके, या फिर स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम। और इन सब की वजह से प्रोटीन सही से नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं तो बॉडी की ग्रोथ नहीं। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि छोटे से छोटा चेंज, एक माइन्यूट अल्टरनेशन भी बहुत दिक्कत दे सकता है, म्यूटेशन करवा सकता है। ए माइन्यूट अल्टरनेशन इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम may लीड टू फिनोटिपिकल चेंजेस। क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी चेंज आता है, थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो वो फिनोटिपिकल चेंज कहलाता है, और इसकी वजह से तो म्यूटेशन होता है। तो ध्यान रखना, क्रोमोसोम के नंबर में या फिर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा भी अल्टरेशन आया, एक माइन्यूट सा भी अल्टरेशन आया, तो उसकी वजह से फिनोटिपिकल चेंज होता है, और फिनोटिपिकल चेंज होने से म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो अगर ये म्यूटेशन क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन क्लियर हो गया। म्यूटेशन मतलब होता है कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आना, डीएनए में चेंज आना, आरएनए में चेंज आना, न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना, बेस पेयर में चेंज आना। इन में चेंज आने की वजह से, चाहे थोड़ा सा चेंज आए, एक माइन्यूट अल्टरेशन ही क्यों ना हो, इसकी वजह से फिनोटिपिकल चेंज होंगे, और फिनोटिपिकल चेंज होने की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। क्लियर हो गया आपको म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन? चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में सबसे पहला है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे यहां पर चेंज देखने को मिलता है,
देखो यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब होता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज आना। इन दिस टाइप ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए की सीक्वेंस में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ रहे हैं, उससे हम बोल रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब डीएनए के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज आना। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना, डीएनए की एक सीक्वेंस में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना, उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, इफ वन बेस हैज बीन रिप्लेस विद अनदर। अगर एक बेस दूसरे को रिप्लेस कर देता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो ये जो बेस पेयर है, अगर एक बेस दूसरे को रिप्लेस कर देता है तो इसे हम बेस सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन क्लियर हो गया। डीएनए के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना, उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब अगर इस पॉइंट म्यूटेशन को मैं ध्यान से देखूं, अगर इस डीएनए को मैं ध्यान से देखूं, इस पॉइंट म्यूटेशन को मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे देखने को मिलता है कि यहां पर दो तरह से पॉइंट म्यूटेशन होता है। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। देखो, when studying these changes at the level of nucleotide, they are categorized into transition and transversion। जब मैं इस म्यूटेशन को, इस पॉइंट म्यूटेशन को बिल्कुल ध्यान से देखता हूं, एक क्रोमोसोम लेवल पे देखता हूं, एक न्यूक्लियोटाइड लेवल पे देखता हूं, तो वहां पर मुझे देखने को मिलते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन दो तरह से होते हैं। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि डीएनए के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो हो गया पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन को जब मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टडी करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वो दो तरह से है, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। तो आइए समझते हैं कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में फर्क क्या है। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन ही है दोनों। चाहे आप ट्रांजिशन की बात करो, ट्रांसवर्जन की बात करो, तो ट्रांजिशन में क्या होता है, एडेनिन जो है ग्वानिन से रिप्लेस हो जाता है और ग्वानिन जो है एडेनिन से रिप्लेस हो जाता है। मतलब कि अगर एडेनिन है तो वहां पर ग्वानिन आ जाएगा, और अगर कहीं ग्वानिन लिखा है तो वहां पर एडेनिन आ जाएगा। ये होता है ट्रांजिशन। एक और ट्रांजिशन अगर मैं बताऊं, तो यहां पर सी की जगह टी आ जाएगा और टी की जगह सी आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं एडेनिन लिखा है और वहां पर ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां पर ग्वानिन लिखना है, और अगर कहीं ग्वानिन लिखा है और ट्रांजिशन हो रहा है तो एडेनिन लिखना है। मतलब ए की जगह जी आएगा और जी की जगह ए आएगा। वैसे ही सी की जगह टी आएगा और टी की जगह सी आएगा। अगर कहीं पर आपको सी लिखा हुआ है और आपसे पूछा कि इसका ट्रांजिशन कराओ, तो सी की जगह आपको टी लिखना है। तो ध्यान रखना, सी की जगह टी और टी की जगह सी, और यहां पर भी ए की जगह जी और जी की जगह ए। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ट्रांजिशन क्या होता है, एक डायग्राम से समझाता हूं। देखो, यहां पर आप देखिए, ये टी है तो टी की जगह क्या आना चाहिए था, चलो देख लेते हैं। टी की जगह आएगा हमारा, अगर टी है तो टी की जगह आएगा सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं टी की जगह आ गया आपका सी। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर ए, तो ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा जी। तो आप देख सकते हैं ए की जगह आ गया जी। और जी और सी में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ए और टी में हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ए और टी में डबल बॉन्ड, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गया ट्रांजिशन, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया। बाकी सारी सीक्वेंस सेम है, आप चाहें जैसे लगा सकते हैं सी जी टी ए। देखो, सी जी टी ए टी सी जी ए टी, और आपको पता है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्जन। नाम से पता लग रहा वर्जन ही चेंज हो गया, ट्रांसवर्जन। तो पहले जो टी और ए था, अब उसको उल्टा करके लिख दिया ए और टी। बाकी सब कुछ सिमिलर है, सी जी टी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी, सब कुछ सिमिलर है। आप चाहें जैसे लिख सकते हैं, बस आपको दिखा देना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर आपने दिखाया टी की जगह ए हो गया और ए की जगह टी हो गया। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी ए लिखा हुआ है पहले, देखो इस तरह से लिखा हुआ है टी ए, तो हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, ट्रांसवर्जन कर दिया। तो ये बन जाएगा ए टी। और ए की जगह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो इस तरह से ट्रांजिशन होता है और इस तरह से ट्रांसवर्जन होता है। तो ये था आपका पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन के बाद हम पढ़ेंगे नॉन सेंस म्यूटेशन। तो देखो, जो नॉन सेंस म्यूटेशन होता है
यहाँ पर अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट नहीं होता। अमीनो एसिड नॉट रिप्लेस बाय अनादर, ठीक है, वन अमीनो एसिड नॉट रिप्लेस विथ अनादर। तो यहाँ पर अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट नहीं होता, फिर भी यहाँ पर डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। और अगर कहीं पर डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आ गया तो प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा, और अगर प्रोटीन बनेगा तो वो नॉन फंक्शनल बनेगा या फिर स्लाइटली फंक्शनल बनेगा, बिल्कुल खत्म ही बनेगा। तो ध्यान रखना, नॉनसेंस म्यूटेशन इस तरह का म्यूटेशन होता है जहां पर अमीनो एसिड के सीक्वेंस में तो नहीं चेंज आता, अमीनो एसिड तो रिप्लेस नहीं होता, फिर भी यहां पर प्रोटीन जो है गलत बनता है, खराब बनता है, या तो बिल्कुल ही वो खत्म बनेगा, ठीक है, नॉन फंक्शनल, या फिर वो स्लाइटली फंक्शनल बनेगा। देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये नॉनसेंस म्यूटेशन की बात हो रही है कि दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन फॉर्म ए शॉर्टर प्रोटीन। यहां पर क्या होगा कि डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आया, हालांकि अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड को रिप्लेस नहीं कर रहा, फिर भी डीएनए की सीक्वेंस में इस म्यूटेशन से चेंज आया, नॉनसेंस म्यूटेशन से, और चेंज आने से यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है या तो वो नॉन फंक्शनल बनता है, स्लाइटली फंक्शनल बनता है, और वो छोटा भी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोटीन। तो ध्यान रखना, जो नॉनसेंस म्यूटेशन होता है यहाँ पर अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट तो नहीं होता, पर डीएनए की सीक्वेंस में फिर भी चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वो स्लाइटली फंक्शनल होता है या नॉन फंक्शनल होता है, और छोटा प्रोटीन बनता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अब बात करते हैं मिससेंस म्यूटेशन की। तो यहाँ पर अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट होता है, इतना आपको याद रखना है। अमीनो एसिड रिप्लेस होगा तो प्रोटीन ऑब्वियसली सीधा सा नहीं बनेगा, सही सा नहीं बनेगा, नॉन फंक्शनल ही बनेगा। तो ये हो गया मिससेंस म्यूटेशन। इससे पहले देखा था नॉन सेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट हम आते हैं साइलेंट म्यूटेशन की तरफ। अब देखो नाम क्या है, साइलेंट म्यूटेशन, तो म्यूटेशन होने के बाद भी पता ही नहीं लगेगा। इन दिस टाइप सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए मॉलिक्यूल अंडरगो चेंज। डीएनए मॉलिक्यूल के जो सीक्वेंस है अगर वो चेंज भी हो जाते हैं तो भी प्रोटीन फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल जगह, मतलब वहां पर अगर चेंज भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन इंजीनियरिंग में मैंने आपको बोला था कि अगर आपको प्रोटीन में मॉडिफिकेशन लाना है तो आपको एक स्पेसिफिक साइट पे ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफी तरह की साइट होती है और कई साइट्स ऐसी भी होती है जहां पर आप चेंज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में तो चेंज आता है पर प्रोटीन जो है नॉर्मल ही बनता है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रल म्यूटेशन। यहां पर क्या होता है, अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट तो होता है, यहां पर देखिए अमीनो एसिड जो है रिप्लेस तो करेगा, पर नाम से पता लग रहा न्यूट्रल म्यूटेशन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोटीन को। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल म्यूटेशन में अमीनो एसिड अपनी जगह चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को, और साइलेंट म्यूटेशन में डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज आता है, डीएनए मॉलिक्यूल के जो बेस पेयर है वहां पे चेंज आता है। तो साइलेंट म्यूटेशन में डीएनए का जो बेस पेयर है वहां पे चेंज आता है, पर यहाँ पर प्रोटीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, प्रोटीन एकदम नॉर्मल रहता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट होता है पर प्रोटीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम नॉर्मल रहता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है डज नॉट कॉज एनी फंक्शनल चेंज इन द प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल वेलिन इज कन्वर्टेड इनटू एलिनिन। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया न्यूट्रल म्यूटेशन, ये हो गया साइलेंट म्यूटेशन। इससे पहले था हमारा नॉन सेंस म्यूटेशन और एक था हमारा मिस सेंस म्यूटेशन, ठीक है, और उससे पहले था पॉइंट म्यूटेशन, जहां पर देखे थे दो तरह से, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नाम से पता लग रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं, फ्रेम शिफ्ट हुई है। अब अगर आप किसी की शिफ्टिंग करवाएंगे, अगर आप किसी को शिफ्ट करवाएंगे तो या तो आप इस तरफ करवाएंगे या आप इस तरफ करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, नाम क्यों दिया फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि यहां पर फ्रेम जो है शिफ्ट हुई है। जैसे मान लीजिए ए टी जी सी टी ए, इस तरह से नॉर्मल सीक्वेंस चल रही थी, और मान लीजिए यहां पर हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अब क्या होने वाला है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो एडिशन होता है, आई रिपीट, या तो एडिशन होता है या डिलीशन होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर एडिशन होगा तो इस तरह से होगा, ए टी का ए टी होगा नॉर्मल, जी सी का जी सी नॉर्मल, 1 और 2 नॉर्मल। अब अगर मैं एडिशन कराऊं तो मैं कुछ भी जोड़ सकता हूं, जैसे मान लो मैंने टी ए जोड़ दिया और फिर एक टी ए लास्ट वाला हमारा ये रहा, समझ में आया। तो ये तीसरा टी ए कहां से आया, यहां पर हो गया एडिशन,
म्यूटेशन की वजह से। तो ये फ्रेम जो इस तरह से थी अब वो थोड़ी इस तरफ शिफ्ट हो गई, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ध्यान रखना, एडिशन होने से शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, अब क्या हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। मान लो ये 3 थे यहाँ पर, ठीक है, ये 3 थे। अब आगे मैं इनको कंटिन्यू करूँ तो ए टी और टी ए रह सकता है, यहाँ से क्या उड़ गया, जी सी उड़ सकता है, तो ये डिलीशन हो गया। तो ध्यान रखना, या तो डिलीशन हो सकता है या एडिशन हो सकता है, उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, या तो आपने करना है एडिशन मतलब इंसर्शन, या आपने करना है डिलीशन, या तो ऐड करो या डिलीट करो। और ऐड आप किस तरह से कर सकते हो, डुप्लीकेशन से भी कर सकते हो। वैसा ही सेम डुप्लीकेट बना के फ्रेम शिफ्ट तो होगी, क्योंकि सेम डुप्लीकेट बनता है। देखो मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है, या तो एडिशन करो या रिमूवल करो। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेम शिफ्ट के बाद। डिलीशन आपको समझ में आ ही गया, डिलीट कर देना है। डुप्लीकेशन मतलब एक डुप्लीकेट कर देना है। इंसर्शन मैंने अभी आपको जस्ट समझाया ना एग्जांपल से कि एक ऐड कर दो, एडिशन कर दो। ठीक है, अब होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आप सभी ने सुना है, उसका एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया। ये आप सभी ने सुना है सिकल सेल एनीमिया, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है ना, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल शेप की आरबीसी हो जाती है। तो ध्यान से सुनना, सिकल सेल एनीमिया किस तरह से होता है, वहां पर होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। आई रिपीट, सिकल सेल एनीमिया में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। चलिए देखते हैं कि आरबीसी सिकल शेप किस तरह से होती है। जनरली जो भी कोडिंग होती है वो होती है CTC और GAG, और फाइनली जो प्रोटीन बनता है वो बनता है ग्लूटामिन। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जनरली ऐसा हो रहा है, नॉर्मली ऐसा हो रहा है, एक आम आदमी में ऐसा हो रहा है। पर अगर मान लीजिए आपको हो गया सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा वो देखिए। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होने के बाद अभी तक जो CTC था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा CAC में। ठीक है, टी की जगह क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और अभी तक जो GAG था, अब वो ए की जगह हो जाएगा U, बाकी सब कुछ सेम है। तो GG यहाँ पे सेम है, CC यहाँ पे सेम है। आप देख सकते हैं इस T की जगह A आ चुका है और इस A की जगह U आ चुका है। इस तरह के चेंजेस होने से जो नॉर्मल प्रोटीन बन रहा था जिसका नाम था ग्लूटामिन, ये नॉर्मल प्रोटीन था जो बन रहा था, पर अब बनेगा इसकी जगह वैलिन। तो ध्यान रखना, जब कभी वैलिन का फॉर्मेशन हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है। ग्लूटामिन की जगह अगर वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि इस बंदे को सिकल सेल एनीमिया हो चुका है। यहाँ पर CTC की जगह CAC हो चुका है और GAG की जगह GUG हो चुका है। ये एक सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। तो ध्यान रखना, CTC की जगह CAC और GAG की जगह GUG और ग्लूटामिन की जगह अगर वेलिन बन जाए तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल से बंदा सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इस एग्जांपल को लिखना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट इज रिपीट एक्सपेंशन। नाम से पता लग रहा है रिपीट होना। नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ शॉर्ट DNA सीक्वेंस इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो DNA की सीक्वेंस होती है ना, उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, बार बार रिपीट होके बार बार बनता है, बार बार बनता है, बार बार बनता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिपीट, और इसकी वजह से हो रहा है एक्सपेंड। तो एक्सपेंशन, रिपीट एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या होता है, जो DNA की सीक्वेंस होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है, तो इसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होता है। वैसा प्रोटीन फॉर्म नहीं होता जो नॉर्मली होता है। अब अगर आपको रिपीट एक्सपेंशन हो गया, ये इस तरह का म्यूटेशन हो गया, तो आपका जो प्रोटीन है वो भी अलग बनेगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल। सीधी सी बात है। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेंट। म्यूटेंट वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना, म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन होने के बाद जो बना है उसे हम कहते हैं म्यूटेंट। तो म्यूटेशन होने के बाद जो बनता है ना उसे हम कहते हैं म्यूटेंट। देखो, म्यूटेशन प्रोडक्ट इज नोन एज म्यूटेंट। जैसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट होते हैं, कुछ लीथल म्यूटेंट होते हैं, कुछ कंडीशनल लीथल म्यूटेंट होते हैं और कुछ बायोकेमिकल म्यूटेंट होते हैं। आई रिपीट, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट, म्यूटेंट तो सभी में कॉमन है, म्यूटेंट 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 म्यूटेंट। तो देखो, मॉर्फोलॉजिकल लीथल, कंडीशनल लीथल और बायोकेमिकल। कितना इजी है। मॉर्फोलॉजिकल याद हो गया ना, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पढ़ी है आपने, मॉर्फोलॉजिकल।
फिर एक होता है लीथल और एक होता है कंडीशनल लीथल। लीथल, कंडीशनल लीथल, मॉर्फोलॉजिकल, और लास्ट में है बायोकेमिकल। तो देखो जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट्स होते हैं उनमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं। इस तरह के म्यूटेंट में, जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट होते हैं, इस तरह के म्यूटेंट में आपको चेंज देखने को मिलते हैं शेप में, साइज में, कलर में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं जो आपने क्लास 11th में सुना भी होगा, एल्बिनो इन न्यूरोस्पोरा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, न्यूरोस्पोरा में एल्बिनो हो जाता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे म्यूटेंट जहां पर चेंज देखने को मिले, किस किस जगह पर? शेप में, साइज में, कलर में। अगर म्यूटेशन हो गया तो हो सकता है शेप चेंज हो गई हो, साइज चेंज हो गया हो, कलर चेंज हो गया हो। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट्स। जो म्यूटेशन से बना है उसे क्या कहेंगे? म्यूटेंट। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट में साइज, शेप, कलर का फर्क आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीथल म्यूटेंट। लीथल नाम से पता लग रहा बड़ा घातक होता है ये, इसकी वजह से डेथ होती है। तो इस तरह का म्यूटेशन अगर किसी इंसान में देखा जाता है तो उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट है कंडीशनल लीथल। हियर वायबिलिटी ऑफ द म्यूटेंट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द ग्रोथ। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर 50-50 है, कंडीशनल लीथल है, जरूरी नहीं है कि मौत होगी। ठीक। लास्ट है आपका बायोकेमिकल म्यूटेंट। इन दिस म्यूटेंट बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द सेल इज लॉस्ट। आपकी जो सेल थी बिना म्यूटेशन के तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, पर मान लीजिए अब बायोकेमिकल म्यूटेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा? आप बन जाओगे बायोकेमिकल म्यूटेंट, क्योंकि म्यूटेशन के बाद क्या बन जाते हैं? म्यूटेंट। तो वहां पर क्या होता है बायोकेमिकल की कंडीशन में कि सेल जो है अपना नॉर्मल फंक्शन लॉस्ट कर देती है। सेल जो है अपना बायोकेमिकल फंक्शन जो है लॉस्ट कर देती है। तो सबसे पहला हो गया मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट, जहां पर हमने देखा कि चेंज आता है शेप, साइज, कलर में। फिर लीथल, लीथल में तो सीधा डेथ ही होती है। और कंडीशनल लीथल, कंडीशनल लीथल में तो चांसेस है। और बायोकेमिकल म्यूटेंट, यहाँ पर बायोकेमिकल फंक्शन जो है सेल के लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए म्यूटेंट। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से एजेंट है जो कि म्यूटेशन करवाते हैं। तो आपको पता है ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजन। और कई तरह के एजेंट होते हैं जैसे फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट। अगर मैं बात करूं फिजिकल एजेंट की, मतलब ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन करवाए, तो हम बोल सकते हैं फिजिकल म्यूटाजन। म्यूटाजन का मतलब क्या हो गया? ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन करवाए। तो फिजिकल म्यूटाजन कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहला है एक्स रे, फिर है गामा रे, फिर है अल्फा रे, फिर है बीटा रे, और फिर है यूवी रे। चलो इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। एक्स रे, आप सभी की एक्स रे होगी कहीं ना कहीं, और आपके दिल में वो काफी पेनिट्रेट करके गई होगी, काफी हर्ट होता है सुनने में। चलो इस टॉपिक को बंद करते हैं। तो ध्यान रखना, एक्स रे मतलब पेनिट्रेटिंग। ठीक है। फिर आप जाओगे माँ के पास, देखो गा माँ, माँ आ रहा है ना। फिर आप जाओगे माँ के पास, और माँ के पास जाने से एक अलग ही प्रेम मिलता है, एक अलग ही सुकून है, हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक है। एक्स तो गंदा पेनिट्रेट करके गई थी, पर माँ के पास जाओगे तो बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, आपके दिल को बड़ी शांति मिलेगी। हाईली पेनिट्रेट करेगा माँ का प्यार। माँ का प्यार कैसे करेगा? हाईली पेनिट्रेट करेगा, ऐसे याद रख लो। फिर आ गया अल्फा। अब आप अल्फा मेल हो गए, सिग्मा मेल हो गए, इंस्टा की रील्स देखते हो ना, सिग्मा मेल, सिग्मा बॉयज, अल्फा मेल। तो वो लेस पेनिट्रेट हो जाते हैं, किसी से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे मानो बीटा रे, तो बीटा रे जो होते हैं वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा। ध्यान रखना, बीटा रे आजकल के बेटे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा। फिर लास्ट में आता है यूवी, जो कि लो पेनिट्रेटिंग होता है, नॉन आयोनाइजिंग होता है। दोनों लो लो हैं, एक तो नॉन आयोनाइजिंग है, एक लो पेनिट्रेटिंग है, बात खत्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स रे जो होती है पेनिट्रेटिंग होती है, गामा रे जो होती है हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, अल्फा रे जो होती है लेस पेनिट्रेटिंग होती है, बीटा रे जो होती है मोर पेनिट्रेटिंग होती है एज कंपेयर टू अल्फा। और यूवी रेस की अगर मैं बात करूं तो लो पेनिट्रेटिंग एज वेल एज नॉन आयोनाइजिंग। ये तो हो गए आपके फिजिकल म्यूटाजन। अब केमिकल म्यूटाजन, जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गए, बेस एनालॉग हो गए, और कुछ एक्रिडिन डाइज हो गई। एक्रिडिन डाइज क्या करती हैं? डिलीशन एडिशन, मतलब एक तरह से फ्रेम शिफ्ट करवाएंगी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाती हैं। तो ये हो गए आपके केमिकल म्यूटाजन, और इससे पहले हमने देखे फिजिकल म्यूटाजन, और ये हो गए म्यूटाजन जो कि म्यूटेशन करवाते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहां पर हमने देखे म्यूटाजन क्या होते हैं, म्यूटाजन कितने तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल। उससे पहले हमने देखे म्यूटेंट्स क्या होते हैं, म्यूटेंट्स कितने तरह के होते हैं। उससे पहले हमने देखा म्यूटेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या होता है। कई तरह के हमने टाइप्स पढ़े हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आगे देखकर म्यूटेशन का लेक्चर।
तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहाँ पर हमने देखा टॉक्सिसिटी, टॉक्सिकोलॉजी, एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, टेराटोजेनेसिटी, काफ़ी डिटेल स्टडी करी है। ठीक है, पॉइजन के बारे में जाना है, ओवरडोज के बारे में जाना है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल यूज़र जाइए ऐप स्टोर पे और वहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। जैसे ही आप माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर एक कोड रिक्वायर्ड होता है जिसे बोलते हैं ORG कोड। वहाँ पर आपको डालना है MULNO। फिर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। और प्ले स्टोर पे जाइए, एंड्रॉयड वाले उनके लिए सीधा है, प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट आती है, मीम्स आते हैं, पोल्स आते हैं, MCQ आते हैं। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आइदर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, ऐप स्टोर वाली एप्लीकेशन, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखी है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम। थैंक यू।